हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संध्या एक छोटे से गांव में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। इतनी गर्मी के मौसम में गांव में एक एक दिन काटना पहाड़ तोड़ने के बराबर था। सबसे ज्यादा उस इंसान के लिए जिसका सारा टाइम रसोई में गुजरे। वैसे तो संध्या अपनी रसोई बहुत अच्छी बनाती थी, लेकिन शाम के समय अपने नाम की तरह उसकी रसोई में भी अंधेरा छा जाया करता। एक दिन सुबह के समय वो रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास माला वहाँ आती है। बहू, तेरा खाना बना कि नहीं? अगर बन गया हो तो तेरे पति और ससुर को बुला दूं खाने के लिए। बेचारे कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ जी, बुला लीजिए। बस रोटी सेकने ही जा रही थी, बाकी सब तो हो ही गया है। ठीक है, फिर मैं उन्हें बुला देती हूँ। तब तक तू रोटियाँ सेक दे। उसी बहाने गर्मा गर्म खाना खाने को मिल जाएगा उन लोगों को। जी माँ जी। संध्या इतना कहकर रोटियां सेकने में लग जाती है और माला अपने पति और बेटी को बुलाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद संध्या का ससुर महेश और पति गोपाल बैठकर खाना खा रहे थे और वो रोटियां लेकर उनके पास आती है। बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो रोटियां अभी तू इतनी सुंदर और अच्छी बनाती है, वही रोटियां संध्या को भारत के नक्शे में तब्दील क्यों हो जाती हैं भाई? क्या पते की बात बोली पिताजी आपने। अरे मैं भी यही कहने वाला था। अभी देखो कितनी अच्छी और गोल रोटियां बनी है। जो बंदा एक खाए ना, वो तो 4-5 ऐसे ही खा जाएगा। और संध्या की रोटी तुम्हारी, जो खाना चाहेगा भी ना, वो भी नहीं खाएगा। अब मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब हो जाती है गलती, क्या करूं? बहू, जो चीज एक दिन हो उससे गलती कहते हैं, लेकिन जो चीज बार बार हो उसे गलती नहीं, आदत कहते हैं। तेरी आदत हो गई है संध्या को बेकार खाना बनाने की, तभी हम सभी लोग तेरी रसोई को संध्या की अनोखी रसोई बोलते हैं। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। अब आप भी इन लोगों के साथ बैठकर खाना खा लीजिए, वरना बाद में कहेंगी कि मैंने आपको गर्म की जगह ठंडा खाना दे दिया। हाँ, ये भी सही कह रही है तू। वैसे भी चाहे गर्मी हो या सर्दी, मुझे तो गर्म खाना ही चाहिए, वो भी तुरंत बना हुआ। बाद में गर्म करके खाने में स्वाद नहीं मिलता। माला इतना कहकर आराम से बैठ जाती है, जिसके बाद संध्या रसोई में जाती है और उसके लिए एक थाली में खाना लगा कर लाती है और उसे देती है। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं और संध्या सारे बर्तन जमा कर धोने के लिए बैठ जाती है। वो बर्तन धोते हुए अपने आप से बड़बड़ा रही थी। इसे ही कहते हैं खाओ भी और चिढ़ाओ भी। जब भी खाना बनाओ सारा खाना चट कर जाते हैं, उसके बाद उसमें कमियां भी निकालते हैं। सुबह दोपहर हर टाइम अच्छा खाना बनाओ, तब तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक टाइम का खाना अच्छा ना बनाओ तो तुरंत ताना मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद संध्या सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है, वैसे ही लाइट चली जाती है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। लो, इस लाइट को भी अभी ही आग लगनी थी। मन तो करता है इस लाइट वाली को पकड़कर इतना मारूं कि अगली बार से लाइट काटने से पहले 1000 बार सोचे। अब मैं सोऊंगी कैसे? मुझे शाम के खाने का इंतजाम भी करना है, वरना अगर आज भी शाम का खाना अच्छा नहीं बना, मेरे ससुराल वाले मेरी जान खामखा खा जाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ। संध्या इतना कहकर गर्मी में ही बेड पर लेट जाती है और इधर उधर करवट लेते लेते उसकी आंख लग जाती है और वो आराम से सो जाती है। कुछ देर बाद माला संध्या को आवाज देते हुए उसके कमरे में जाती है और उसे सोता देखकर उसका गुस्सा हाई हो जाता है और वो कहती है, हाय राम, ये लड़की संध्या के समय दिया बाती करने के टाइम पर महारानी साहिबा आराम से सो रही है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहू, उठ जा, देख बाहर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। क्या माँ जी, थोड़ी देर तो सो लेने दीजिए। किस बात की दुश्मनी निकाल रही हैं आप मुझसे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आंख लगी थी मेरी। महारानी, कमरे से बाहर निकलकर देखे, कितना अंधेरा हो गया है। संध्या का खाना कब बनेगा? हाय राम, माँ जी, ये तो बहुत अंधेरा हो गया। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी शाम में? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज खाना अच्छा नहीं बना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक रात ही मिलती है जब इंसान सुकून से खा सके, लेकिन तेरी तो संध्या की अनोखी रसोई में सब कुछ अनोखा बनता है। मीठा बनाने वाली चीजें सारी तीखी बना जाती है और तीखा मीठा। माला संध्या को बड़बड़ाने में लगी होती है और संध्या उसके पीछे से चुपचाप निकलकर रसोई में चली जाती है और संध्या के खाने का इंतजाम करने लगती है और जैसे तैसे करके वो दाल चावल उबालती है और तब तक फिर से लाइट गायब हो जाती है।
और वो अंदाजे से दाल सब्जी को फ्राई करती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं और लाइट आ जाती है। जैसे ही सभी खाना खाते हैं तो सबका मुंह बन जाता है, क्योंकि दाल में नमक ज्यादा था और सब्जी में मसाले, चावल कच्चे थे तो रोटियां जली हुई थी। संध्या, एक बात बताओ, तुम्हारी ये संध्या की रसोई इतनी अनोखी क्यों होती है यार? अरे जिसका खाना देखकर ऐसा लगता है कि तुमने पहली बार रसोई में पाँव रखा है और तुम्हें खाने का खौफ भी नहीं आता। अरे आज हमें तुम बता ही दो बहू कि हम अपने जीवन में कभी तुम्हारी संध्या की रसोई से अच्छा खाना नसीब होगा कि नहीं होगा। वो तो आप भूल ही जाइए गोपाल के पिताजी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपकी बहू आपको अभी संध्या की रसोई में से अच्छा खाना दे पाएगी। आप लोग मुझे क्यों सुना रहे हैं? मेरी भी आंखें हैं, कोई बटन नहीं जो अंधेरे में दिखाई दे। एक तो इतनी गर्मी में अंधेरे में खाना बना कर दो, ऊपर से सुनो भी सबकी। बहू, तो जब सुनने वाला काम करोगी तो सुनना ही पड़ेगा। या तो संध्या की रसोई में अच्छा खाना बनाना शुरू कर दो, तब हम तुम्हें सुनाने की जगह तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। रहने दीजिए आप पिताजी, मैंने भी देखा हुआ है कि आप लोग अच्छा खाना बनाने पर कितनी तारीफ करते हैं। जब हर टाइम का खाना अच्छा बनाती हो तब तो तारीफ का एक शब्द नहीं निकालते मुंह से, लेकिन जब शाम का खाना खराब बनता है तो सुनाने में कोई कमी नहीं रखते हो। मेहनत की तो कोई कदर ही नहीं है किसी को। संध्या इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी घर वाले खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कमरे में पहुंचकर गोपाल जैसे ही संध्या के करीब जाने की कोशिश करता है, संध्या उसे जोर की धक्का मारती है। मेरे करीब आने की तो आप सोचना भी मत। आप मुझे इस घर में अपनी पत्नी बनाकर नहीं बल्कि नौकरानी बनाकर लाए हो ना, तो ठीक है, अब मैं वही बनकर रहूंगी। यार अब तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने थोड़ी ना तुम्हारा खाना खराब किया है। खाना नहीं खराब करवाया है, लेकिन सबके साथ मिलकर बुराई तो करी है ना मेरी। तो अब जाकर उन सबके साथ मिलकर मेरी बुराई भी करिए। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है आपको। संध्या इतना कहकर बेड से उठकर सोफे पर लेट जाती है और गोपाल भी करवट लेते हुए पूरी रात गुजारता है। अगले दिन गोपाल बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जाता है, जहां उसकी नजर एक टॉर्च पर जाती है, जो कि थोड़ा महंगा था। लेकिन फिर भी गोपाल अपना सामान न लेकर उस टॉर्च को लेकर घर आता है। संध्या अंधेरे में रसोई में खाना बना रही थी, तभी गोपाल उसके मुंह पर टॉर्च मारता है। कौन है जो मुंह पर लाइट मार रहा है? मैं हूँ तुम्हारा पति। देखो, देख लो मुझे ध्यान से। देखो, मैं ना तुम्हारे लिए लाइट लेकर आया हूँ, जो कि ना किसी और के हाथ में ना नहीं होगी, तुम्हारे हाथ में होगी। बस तुम्हें ना जब इसकी जरूरत पड़ेगी ना तो जला लेना। और हाँ, अब तुम्हारी संध्या की रसोई ना खराब ना हो प्लीज यार। जैसे तुम दिन में अच्छा खाना बनाती हो ना, वैसे ही प्लीज रात को भी अच्छा खाना बना के खिला दिया करो यार। अब कोई ना तुम्हें ताना नहीं मारेगा। अपने पति का अपने प्रति इतना प्यार देखकर उसकी आंखें भर जाती है और वो गोपाल से अपने गलत बर्ताव की माफी मांगती है। साथ ही टॉर्च के सहारे अपनी संध्या की रसोई की तैयारी कर लेती है। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाने बैठते हैं और इस बार सभी उसकी संध्या की रसोई का खाना खाकर हैरान होते हैं, क्योंकि सारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। क्या बात है बहू, आज सूरज कहाँ से उग गया जो तेरी संध्या की अनोखी रसोई में चमत्कार हो गया और इतना अच्छा खाना बन गया। क्यों पिताजी, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? आपको खुशी नहीं हुई क्या कि आज आपकी बहू संध्या की अनोखी की रसोई में अच्छा खाना बना के लाई है और सारा खाना कितना अच्छा स्वादिष्ट लग रहा है देखने में भी? खुश नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम इस बहाने अब मुझे संध्या को अच्छा खाना तो खाने के लिए मिलेगा। महेश की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। संध्या की अनोखी रसोई का ये चमत्कार कैसे हुआ, इस बात का पता किसी को नहीं चलता और संध्या टॉर्च की मदद से अब संध्या की रसोई काफी स्वादिष्ट बनाने लगती है, जिससे उसके ससुराल वालों को भी अच्छा खाना मिलता है और उसे तानों से छुटकारा मिलता है। शोभा एक बहुत ही गरीब औरत थी और वो अपनी बेटी आरती के साथ रहा करती थी। आरती जब छोटी थी तब उसके पिता की मौत हो गई थी। बस इसीलिए शोभा दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शोभा की तबीयत खराब होने की वजह से शोभा की जगह आरती उसकी मालकिन के घर जाती है और अपनी माँ की मालकिन के घर का दरवाजा खटखटाती है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही आरती अपनी माँ की मालकिन रीना से कहती है, नमस्ते मालकिन। नमस्ते, आप कौन? मालकिन मैं शोभा की बेटी हूँ। दरअसल माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। अच्छा, आओ अंदर आओ। इस तरह से अब आरती रीना के घर में आती है और काम करने लगती है। काम करते करते वो रीना की बेटी सोनाली के कमरे में जा पहुंचती है, जहां वो देखती है
कि सोनाली फटे कपड़े पहनकर गरीबों की एक्टिंग कर रही है। ये देखकर आरती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती और उसके कमरे से चुपचाप सफाई करने लगती है। आज अपने कमरे में एक जवान और नई नौकरानी को देखकर सोनाली शॉक रह जाती है और आरती से कहती है, क्या तुम मेरे घर में नई आई हो? नहीं नहीं मालकिन, मैं नई नहीं आई हूँ। मैं शोभा जी की बेटी हूँ। तुम शोभा आंटी की बेटी हो और ये मालकिन मालकिन क्या लगा रखा है? अरे हम सेम एज के हैं, तो तुम मुझे मालकिन मत बोलो प्लीज। और मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। वैसे मेरा नाम सोनाली है, तो तुम मुझे सोनाली ही बोलना, ओके? आरती उसकी बातों का जवाब सर हिला कर देती है और वहाँ से सफाई करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो किचन में खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर रीना आती है और आरती से कहती है, आरती, आज मीरा और सोनाली का खाना मत बनाना। बाकी तुम अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना बना लेना। लेकिन मालकिन, मैं आप सभी लोगों के लिए खाना क्यों ना बनाऊं? और तो और मैं अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना क्यों? क्योंकि मैं और माँ बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और तुम्हारे लिए और शोभा आंटी के लिए मैंने माँ को कहा है कि वो तुम्हें बोले कि खाना ले जाओ। थैंक यू सोनाली, लेकिन मैं कब से देख रही हूँ कि आप हम गरीबों का मजाक बना रही है। मैं मजाक बना रही हूँ? पर कैसे? मैं जब आपके कमरे में गई थी, तब आप गरीबों के फटे जैसे कपड़े पहनकर गरीबों का मजाक बना रही थी, और अभी आप ऐसे बोलकर हम पर एहसान जता रही हो। आरती बेटा, वो एहसान नहीं जता रही, बल्कि उसको गरीबों वाली जिंदगी जीने का शौक है, इसलिए वो ऐसा करती है। साथ ही उसको गरीबों की मदद करना भी अच्छा लगता है। हाँ आरती, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। मैंने ही आप लोगों को गलत समझ लिया। आई एम सॉरी। अच्छा, अब तुम दोनों का सॉरी वॉरी हो गया हो तो क्या हम चले सोनाली? चलो ना, आई एम रेडी। ऐसे? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है माँ? बेटा सोनाली, जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है, और तुम ऐसे जा रही हो जैसे कि तुम। हाँ सोनाली, मालकिन ठीक ही तो कह रही है। अरे तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इतनी अच्छी अच्छी सैंडल है, तुम वो क्यों नहीं पहनती हो? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। माँ, आरती, मैं सच बताऊँ तो मैं थक चुकी हूँ ये दिखावा करते करते। दिखावा? कैसा दिखावा? अरे यार, यही अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनकर ये वो। सही ही कहा है किसी ने, जिसके पास जितना होता है वो उसकी कदर उतनी ही कम करता है। क्या कदर कम करना? तुम्हें पता है मुझे ऐसे कितना अच्छा लगता है यार। गरीबों की लाइफ सच में बहुत अच्छी होती है। मुझे तो गरीबों के जैसे रहना बहुत पसंद है। उनको कोई टेंशन नहीं होती, जब मन चाहे कोई भी ड्रेस पहनकर कहीं भी चल देते हैं। और हमें देखो, हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि आज ये पहनना है या नहीं। और तो और अगर पहनी हुई चीज दोबारा पहन लिए तो मीडिया में ये बात आग की तरह वायरल हो जाती है कि फलाना ने ये ड्रेस दोबारा पहन ली। सोनाली, तुम्हें गरीब का स्वाद नहीं पता चलता कि एक गरीब किस दौर से अपनी जिंदगी गुजारता है। तुमने अभी तक गरीबों की जिंदगी जी ही कहाँ है, इसलिए तुम्हें गरीबों के दर्द का एहसास नहीं है। यार आरती, सच कहूँ तो मुझे सच में उनके दर्द का एहसास नहीं है। शायद ये कह सकते हैं कि मैंने सच में उनके जैसी जिंदगी जी ही नहीं है। मैं उनकी जिंदगी जीना चाहती हूँ। गरीबों की जिंदगी जीने का मेरा सपना है। ठीक है, तो तुम कल का पूरा दिन गरीबों की तरह जियोगी। मालकिन, आरती, मैं ठीक बोल रही हूँ। अब सबको अपने सपने पूरे करने का हक होता है। अगर मेरी बेटी का यही सपना है कि वो गरीबों वाली जिंदगी जीना चाहती है, तो इसमें मैं उसको रोकूंगी नहीं, और मैं उसको तुम्हारे घर भेजूंगी। यस, अब मैं भी गरीबों की तरह कहीं भी आ जा सकती हूँ, कहीं भी घूम सकती हूँ। अब मुझे भी गरीब का स्वाद पता चल जाएगा, उनके रहन सहन, हर चीज का। इस तरह अब आरती अपनी माँ के लिए खाना नहीं बनाती है और सोनाली को अपने घर ले जाती है और अपनी माँ शोभा को सारी बात बताकर वो सोनाली को छोड़ वापस से रीना के घर चली जाती है। और इस तरह से अब रात होती है। शोभा काफी बीमार थी, वो उठकर खाना भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश करती है। तभी सोनाली आकर शोभा से कहती है, माँ आप क्यों उठ रही हैं? मैं हूँ ना, क्या चाहिए आपको? बेटी, पानी खत्म हो रहा है, पानी भरना है। और अगर आरती होती तो वो अब तक पानी ले आती। तुम्हें पता नहीं है, इसलिए मैं ही जा रही हूँ, लेकर आती हूँ। माँ, आपकी बेटी बनी हो ना, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं ला कर दूंगी पानी। बताइए कहाँ है फ्रिज? बेटी, यहाँ फ्रिज नहीं है, बाहर नलका है, तो वहीं से जाकर पानी लाना होगा। क्या नलका? हाँ बेटी, बाहर है नलका। क्या यार,
मुझे तो लगा फ्रिज में से पानी देना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या पता यहाँ कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। बेचारी सोनाली अब नलके से पानी भरकर लाने लगती है। तभी वो पानी की बाल्टी नीचे रखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये पानी भरना और घर तक ले जाना कितना मुश्किल है। जैसे तैसे अब सोनाली घर तक उस पानी को ले आती है और अब जब वो किचन में खाना ढूंढती है तो उसको कहीं भी खाना नहीं मिलता। ये देखकर सोनाली शोभा से एक बार फिर कहती है, माँ भूख लगी है, खाना नहीं है क्या? सोनाली बेटी, मैं बीमार हूँ, इसलिए बीमारी की वजह से मैं खाना नहीं बना पाई। घर में अनाज रखा है, तुम खाना बना लो। खाना मुझे बनाना है, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि खाना कैसे बनाते हैं। पहले चूल्हे पर लकड़ियाँ डालो और उसमें आग लगाओ। अब सोनाली वैसा ही करती है जैसा शोभा उसको बोलती है, लेकिन उससे चूल्हे में आग ही नहीं जलती और पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। ये देखकर शोभा कहती है, बेटा उसको फूकते रहे और जब तक फूकियो जब तक आग न लग जाए। अब सोनाली वैसा ही करती है और आखिरकार काफी देर बाद आग जल ही जाती है। और ऐसे ही अब शोभा उसको खाना बनाना सिखाती है और सोनाली जैसे तैसे कच्चा पक्का खाना बनाती है और खुद के साथ साथ शोभा को भी खिलाती है। और अब जब वो सोती है तो उसके घर में पंखा ना होने की वजह से उसको काफी मच्छर काटने लगते हैं। इन सब परेशानियों को देखकर सोनाली खुद से कहती है, आज मुझे गरीब का स्वाद पता चल गया। आरती सही ही कहती थी कि गरीब की जिंदगी में काफी कठिनाइयाँ होती हैं। हम अमीर लोग नहीं जानते कि गरीब किस दौर से गुजरते हैं। मच्छर की वजह से अब सोनाली को पूरी रात नींद नहीं आती। वो बिना सोए ही अपनी पूरी रात काटती है। तो वहीं आरती अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, वहाँ ना तो पंखा है और ना ही खाना बनाने के लिए गैस, वहाँ पर सोनाली कैसे सोएगी? नहीं आरती, उसके लिए ये सही है। उसको लगता है ना कि गरीबों की जिंदगी बहुत आसानी से गुजरती है। उसको ये पता चलना चाहिए कि गरीब अपना गुजारा कैसे करता है। पर मालकिन, आरती, अब तुम भी जाओ, सो जाओ और इस बारे में ज्यादा सोचो मत, ठीक है? रीना की बात मानते हुए आरती सोनाली के बेड पर सो जाती है। जहाँ एक तरफ सोनाली को मच्छरों की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आरती को भी अपनी माँ की चिंता सोने नहीं देती। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अब जब सोनाली घर आती है तब वो रीना और आरती से कहती है, मैंने जैसा सोचा था कि गरीबी का स्वाद काफी अच्छा होगा, लेकिन मैं अब ये बोलती हूँ कि उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों भरी होती है। आरती, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आंटी का इलाज मैं करवाऊंगी। और अब हाँ मेरी बच्ची, क्योंकि तुझे अब पता चल गया कि गरीबों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, इसलिए अब मैं तेरी बातों को सबसे ऊपर रखूंगी। इस तरह से अब सोनाली, रीना, शोभा और आरती सब एक साथ रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।